दिस वन वीडियो इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो नोट्स है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी आयुष राज। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज के इस चैप्टर में, इस सेशन में कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल कंटेस्टेशन को देखेंगे, जिसमें हम लोग डेवलपमेंट के डिफरेंट आइडियाज या फिर आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट को लेकर जो भी डिबेट एंड डिस्कशन चलता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देन आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देन प्लानिंग एंड प्लानिंग कमीशन के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग प्लानिंग की शुरुआत किस प्रकार से होती है भारत में उसके बारे में जानेंगे। एंड देन फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान को डिस्कस करके इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कहानी से। कहानी है उड़ीसा की। उड़ीसा में वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व है। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यहाँ पे आयरन ओर की माइनिंग के लिए डिफरेंट कंपनीज को, चाहे वो इंटरनेशनल कंपनीज हो या डोमेस्टिक कंपनीज हो, उनको परमिशन देते हैं। लेकिन आयरन ओर के जो माइंस थे वो ज़्यादातर उन इलाकों में थे जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहा करते थे, जहाँ पे विलेजर्स रहा करते थे। तो विलेजर्स और ट्राइबल पॉपुलेशन ने इनका विरोध किया। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या सरकार को इन परमिशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और सवाल उठता है कि फिर डेवलपमेंट कैसे होगा, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे फुलफिल हो पाएगा उस रीजन का, उस देश का। लेकिन दूसरा सवाल इसके कॉन्ट्रास्ट में निकल के आता है कि फिर ट्राइबल पॉपुलेशन का क्या होगा, उनके लाइवलीहुड का क्या होगा, उनके रहने की जगह, उनके जीवन यापन के तरीके का क्या होगा। तो यहाँ पर एक टसल देखने को मिलता है इकोनॉमिक ग्रोथ का और जस्टिस का, कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहिए या फिर सोशल जस्टिस को। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले जरूरी है कि लोगों से कंसल्ट किया जाए। जैसे यहाँ पर आयरन ओर की माइनिंग की परमिशन देने से पहले एनवायरमेंटलिस्ट से पूछना चाहिए, इकोनॉमिस्ट से पूछना चाहिए कि क्या यहाँ पर ये चीज़ें फायदेमंद रहेगी। लेकिन साथ ही साथ लोगों से भी पूछना चाहिए, लोगों से भी कंसल्ट करना चाहिए कि उनके जीवन यापन पर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसका क्या होगा। ये डिसीजन तो ठीक है कि बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट या इकोनॉमिस्ट लेंगे, लेकिन अंतिम डिसीजन जो होना चाहिए वो पॉलिटिकल होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव लेंगे जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, लोगों के इंटरेस्ट को सिक्योर करने का वायदा किया है जिन लोगों ने। तो यहीं से एक सवाल उठता है कि डेवलपमेंट कैसे किया जाए। भारत की आज़ादी के बाद सभी लोग इस चीज़ पर एग्री थे कि केवल हम लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करना है, बल्कि साथ साथ सोशल जस्टिस का भी ख्याल रखना है। सोशल जस्टिस अर्थात तो समाज में जो पिछड़े तबके हैं, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, उनका क्या होगा, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम किए जाने चाहिए। केवल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ तो ठीक है, वो ज़रूरी है किसी भी स्टेट या किसी भी नेशन के लिए, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमिक सोशल जस्टिस भी होना चाहिए। समाज के तबकों का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे अगर कोई एक डैम बनता है, अगर डैम बनता है तो इससे ज़रूर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा डिफरेंट क्लासेस का, स्टेट का। लेकिन उस डैम के बनने से कुछ लोगों का नुकसान भी होगा। जो लोग उसके आसपास रहते हैं उनके जीवन यापन का क्या होगा, उनका तो घर गांव सारे डूब जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा एक इलाकों में, और कुछ इलाकों में बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में किसको बेनिफिट देना चाहिए, कैसे बैलेंस बनाना चाहिए, इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन चलते हैं। लेकिन इस बात पे सभी लोग राजी थे कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए और जस्टिस का भी ख्याल रखना चाहिए, सोशल जस्टिस। और इस बात पर भी सभी लोग राजी थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का सारा जिम्मा केवल बिजनेसमैन पे नहीं छोड़ सकते, केवल इंडस्ट्रियलिस्ट पे नहीं छोड़ सकते, केवल फार्मर्स पे नहीं छोड़ सकते। सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सरकार को भी इस चीज़ में अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी और उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि दोनों के बीच में, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल जस्टिस के बीच में बैलेंस बरकरार रहे। गवर्नमेंट शुड प्ले ए की रोल, लेकिन गवर्नमेंट को कितना इन्वॉल्व होना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को खुद से चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहिए या गवर्नमेंट को केवल रेगुलेशन तक अपने आप को सीमित रखना चाहिए? इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन थे।
तो गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए, इस आधार पर दो आइडियोलॉजीज हैं, एक लेफ्ट की आइडियोलॉजी होती है और एक राइट की आइडियोलॉजी होती है। इसको अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले जो लोग होते हैं वो गरीबों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, समाज के जो फार्मर्स हैं या वर्कर क्लास है उनके फेवर की बात करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। सो दे फेवर द पुअर एंड डाउन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो दे इंसिस्ट कि गवर्नमेंट को खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए, गवर्नमेंट खुद से इंटरफेयर करे ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो फायदा है वो सभी लोगों तक पहुंच पाए, मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो ऐसी आइडियोलॉजीज को जानते हैं हम लोग लेफ्ट आइडियोलॉजी के नाम से। वहीं दूसरी तरफ राइट आइडियोलॉजी होता है। राइट विंगर्स ये मानते हैं कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को फ्री कंपटीशन देना चाहिए, अर्थात गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में इंटरफेयर ना करे। यहाँ पर फ्री कंपटीशन की बात आती है, मार्केट इकोनॉमी की बात आती है कि सारी चीज़ों, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो, कंजम्पशन की बात हो, ये सारे डिसीजंस कौन ले, ये मार्केट डिसाइड करे, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करें, ये डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करें। गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मतलब वो लेजर फेयर की बात करते हैं, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करते हैं, या कम से कम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। तो ऐसे आइडियोलॉजी को हम लोग कहते हैं राइट आइडियोलॉजी, या फिर इसको कह सकते हो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, जहाँ पर फ्री मार्केट की बात होती है, मार्केट इकोनॉमी की बात होती है। वही लेफ्ट विंगर्स वाले जो उनको आप सोशलिस्ट कह सकते हो, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट, लेफ्ट वाले क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवेंशन होना चाहिए और पर्टिकुलरली उनका जो फोकस होना चाहिए वो डाउन ट्रेडेड सेक्शन या अंडर प्रिविलेज जो सेक्शन है, पुअर जो लोग हैं, उनके बेनिफिट के लिए काम हो। वही राइट विंगर्स कहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए, ना हो तो बेहतर लेकिन कम से कम होना चाहिए। और डिसीजन जो मार्केट के डिसीजन है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कैसे उसका कंजम्पशन हो, ये सब मार्केट डिसाइड करे, गवर्नमेंट उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो। लेकिन इसके अपने नुकसान हैं और फायदे। तो ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज। अब डेवलपमेंट के आइडिया को समझ लेते। देखिए, डेवलपमेंट को डिफाइन करना आसान मुश्किल। डेवलपमेंट की जो मीनिंग है वो सभी के लिए अलग अलग होगा। जैसा है, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको डैम बनने का। लेट्स से कि एक डैम बनता है, ठीक है, नदी फ्लो कर रही और बीच में डैम बना दिया। डैम बनाने से क्या होगा, बिजली का उत्पादन। तो डैम बनाने से बिजली का उत्पादन होता है, इससे फायदा किनका होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का फायदा होगा, जो फैक्ट्रीज वगैरह ओन कर रहे हैं उनका फायदा होगा, या लोगों का भी फायदा होगा, उनको सस्ते बिजली मिलेगी और ये सारी चीजें होंगी। लेकिन आप सोचो कि यहाँ पर जो घर बना कर रह रहे हैं उनका क्या होगा। रिवर का फ्लो यहाँ पर आकर डैम बना कर रोक दिया जाता है ना, और एक बार में झटके से डैम का गेट खोला जाता है ताकि उससे फिर टरबाइन चले या फिर बिजली का प्रोडक्शन। तो इस एरिया में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा और इससे पॉसिबल है कि यहाँ के आसपास के गांव डूब जाए, पानी में सबमर्ज हो। दूसरी तरफ देखते हैं, डैम के जिस साइड से रिवर का फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट साइड में बात करो तो दूसरे साइड, डैम के दूसरे साइड क्या होगा कि यहाँ पर क्योंकि बहुत समय तक रिवर के फ्लो को रोक दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, तो इस इलाके में जो रहने वाले लोग होंगे, मान लो फार्मर्स होंगे या यहाँ के विलेजर्स होंगे, उनके लिए पानी की सप्लाई कम हो जाएगी पहले की तुलना में। तो हो सकता है कि उनके खेत सूख जाए, तो ये भी दिक्कत है। तो डैम के आसपास लोगों को काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो डैम अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़? देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछोगे तो उनके लिए अच्छी चीज़ है भाई, उनको सस्ते में बिजली मिल रही है। लेकिन आसपास के गांव वाले से पूछोगे, आसपास के फार्मर्स से पूछोगे तो उनके लिए खराब चीज़। तो एक के लिए डेवलपमेंट हुआ डैम, दूसरे के लिए नहीं हुआ। जैसे कभी हाईवे बनता है, आपने देखा होगा अपने घर के आसपास कभी हाईवे बनता है, ओवरब्रिज बनता है, कुछ भी चीज़ें बनती है, तो वहाँ पर लोगों को हटा दिया जाता है या ज़मीनें ले ली जाती है लोगों के साथ। अब देखो, फ्लाईओवर बनने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है, वहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, मार्केट काफ़ी नज़दीक हो जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन उन लोगों का क्या, जहाँ जिनको वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा,
तो एक के लिए डेवलपमेंट, दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो डेवलपमेंट के मीनिंग चेंज होते जाते हैं समय के साथ साथ और लोगों के पर्सपेक्टिव से भी। हर एक देश के लिए डेवलपमेंट की मीनिंग अलग है, हर एक लोग के लिए डेवलपमेंट की मीनिंग अलग है। मेरे लिए डेवलपमेंट के मायने अलग होंगे, आपके लिए अलग होंगे, कि किसी एक स्टेट के लिए डेवलपमेंट की मीनिंग अलग होंगे, दूसरे स्टेट के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होगा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट का जो टर्म है वो काफ़ी सब्जेक्टिव है, एक इंडिविजुअल पर, एक इंडिविजुअल स्टेट पर, एक इंडिविजुअल कंट्री पर ये वैरी करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंस के बाद इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुआ था कि डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। उस समय डेवलपमेंट का नोशन या डेवलपमेंट लोग क्या समझते थे? डेवलपमेंट से मतलब यही था कि वेस्ट में जो चीज़ें हो रही है उसका मतलब डेवलपमेंट। वेस्ट में क्या हो रहा था? वेस्ट में मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, मटेरियल चीज़ों का प्रोग्रेस हो रहा था, साइंटिफिक रैशनैलिटी बढ़ रही थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रहे थे। तो डेवलपमेंट मतलब लोग ये समझते थे कि वेस्ट जो चीज़ कर रहा है, मतलब वेस्टर्न जो कंट्रीज है, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो या वेस्टर्न यूरोप के जो देश है, वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट मतलब ये, क्या ये सही है? इस पर डिबेट हुआ कि हम लोगों को डेवलपमेंट करना है तो इसका मतलब क्या? वेस्ट जिस तरह आगे बढ़ रहा है वो डेवलपमेंट का मीनिंग है, या एक तरह से आप कह सकते हो कि क्या वो कैपिटलिस्ट अप्रोच ही सही है डेवलपमेंट का असल मीनिंग? इस चीज पर काफी ज्यादा डिबेट हो रहा था और उस समय लोग इसी प्रकार से मेजर भी करते थे। डेवलपमेंट मतलब वेस्टर्न नोशन। इंडिया जब आजाद हुआ, इंडिया के सामने दो ऑप्शंस अवेलेबल थे कि इंडिया कौन से पाथ को चूज करे। इंडिया के सामने दो रास्ते थे, एक कैपिटलिस्ट मॉडल था, एक सोशलिस्ट मॉडल था। कैपिटलिस्ट मॉडल जो कि यूएस और वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज फॉलो कर रहे थे, सोशलिस्ट मॉडल जो कि यूएसएसआर और चाइना और ये सारी कंट्री, क्यूबा वगैरह ये सारे फॉलो कर रहे थे, और ईस्टर्न यूरोप के देश। तो इंडिया किस रास्ते को चूज करे? यूएस वाले रास्ते को, कैपिटलिस्ट वाले, या फिर यूएसएसआर वाले रास्ते को? दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ जहां कैपिटलिस्ट मॉडल में, जो लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल है, इसमें मार्केट डिसाइड करती है सारी चीजें, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना के बराबर होता है। लेकिन इन देशों में देखोगे तो आपको डिस्पैरिटी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, एक्सप्लॉयटेशन होता है वहां पर। प्रॉफिट मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग पर ही ज्यादा जोर दी जाती है जी, और प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में लिबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है, एंड सो ऑन। वही दूसरी तरफ जो सोशलिस्ट मॉडल है, यूएसएसआर का जो मॉडल था, वहां पर इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात। लेकिन दिक्कत क्या है वहां पर दिक्कत ये है कि वहां पर साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं हो रहे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से नहीं हो रहा। अगर मार्केट डिसाइड कर रहा था तो तेजी से बहुत ज्यादा हो रहा था। यूरोप और यूएस के देशों में बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, लेकिन यूएसएसआर में उतनी तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था। वहाँ पे इक्वालिटी की बात थी, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की बात। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग तो हो रहा था, प्रॉफिट मेकिंग हो रहा था, या इसको कह सकते हो कि ग्रोथ हो रहा था। लेकिन क्या नहीं हो रहा था? यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी। वही यूएसएसआर की बात करो तो यहाँ पे इक्वालिटी था मोर और लेस, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था। इकोनॉमिक ग्रोथ का यहाँ पे स्कोप बहुत कम था। तो इंडिया को चूज करना था कि इन दोनों मॉडल्स में से हम लोग क्या चूज करें। और आपको पता होना चाहिए कि हम किस समय आज़ाद हुए थे, 1947 में, और उस समय में कोल्ड वॉर भी चल रहा था। यूएस और यूएसआर के बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर भी चल रहा था। तो ये जो दो पाथ ऑफ डेवलपमेंट है ना, इसके बीच में से इंडिया को चूज करना था कि हम लोग यूएस वाले मॉडल को अडॉप्ट करें या फिर यूएसएसआर वाले मॉडल को अडॉप्ट। इंडियन लीडर्स ने कहा नहीं, हम लोग मिडिल पाथ को अडॉप्ट करते हैं। हम लोग वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है ना, हमेशा बुद्ध क्या क्या करते थे कि हमें मिडिल पाथ पे चलना चाहिए। वही वाली चीज कि हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल को अडॉप्ट किया, ना ही यूएस के मॉडल को, ना ही यूएसएसआर के मॉडल को, उनके बीच की चीज को अडॉप्ट किया, मध्यम रास्ता चूज किया। मतलब
कैपिटलिस्ट मॉडल की जो अच्छी चीज़ें थी वो सोशलिस्ट मॉडल की जो अच्छी चीज़ें थी उसको इनकॉर्पोरेट करके हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल को चूज़ किया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया ने किस इकोनॉमिक मॉडल को चूज़ किया तो आप कहोगे मिक्स्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन हमारा जो टिल्ट था, एक फेज देखने को मिलता है 1947 से लेकर 1991 तक, हमारा जो टिल्ट था वो सोशलिस्ट की तरफ था। और 1991 के बाद देखने को मिला है कि हमारा टिल्ट क्या है, कैपिटलिस्ट। टिल्ट मतलब हमारे झुकाव होता है ना, कोई भी चीज परफेक्टली बैलेंस नहीं हो सकती। हमारा झुकाव किस तरफ था 1991 से पहले, सोशलिस्ट मॉडल की तरफ, और 1991 की बाद क्या हुआ, कैपिटलिस्ट मॉडल। कारण क्या था, क्योंकि हम लोग सोवियत मॉडल से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और स्पेशली जो इंडिया के लीडर्स उस समय, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हो, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर हो, और इवन की कांग्रेस में जो जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इसलिए आप देखोगे कि शुरुआती समय पर हम लोगों ने सोशलिस्ट मॉडल की तरफ अपना टिल्ट रखा। तो फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि इंडिया ने कौन से इकोनॉमिक मॉडल को चूज किया, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, लेकिन उसमें जो टिल्ट था, बायसनेस था, वो सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ ज्यादा था। और इसी सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ ज्यादा झुकाव होने के कारण हमारे यहाँ पे प्लानिंग के इनिशिएटिव लिए गए। प्लानिंग मतलब क्या होता है, ये एक सेंट्रल अथॉरिटी हो जो कि ये डिसाइड करे कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो। अब जब गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, इसका मतलब आप क्या हो, सोशलिस्ट की तरफ। आपने गवर्नमेंट इंटरवेंशन किया है या आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन करना चाहते हो। तो ये जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने सोवियत यूनियन से ही अडॉप्ट किया। दुनिया में प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सोवियत यूनियन से ही लिया गया। वहाँ पे गॉस प्लान वाला सिस्टम था। वहाँ पे एक प्लानिंग, जैसे इंडिया में प्लानिंग कमीशन बनाया गया बाद में, उसी तरह वहाँ पे गॉस प्लान होता था जो कि डिसाइड करता था कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, और प्लान तैयार करता था। इंडिया में भी इसी तरह से प्लानिंग के आइडिया को अडॉप्ट किया गया। 40s और 50s में आप देखोगे कि प्लानिंग के आइडियाज़ को काफ़ी ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हुए चलेंगे। क्यों ऐसा देखने को मिला, क्योंकि यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन आया। 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन है उसने इंडिया के लीडर्स को एक तरह से कह सकते हो कि उनकी आंखें खोल दी कि भाई यूरोप जो कि कैपिटलिस्ट मॉडल अडॉप्ट करता हुआ चला आ रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना के बराबर है, वो तो फेल हो गया ना यार। 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन था, उसको ग्रेट डिप्रेशन इसलिए कहते हैं, महामंदी, ना प्रोडक्शन हो रहा है, ना कंजम्पशन हो रहा है, ना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यूरोप की इकॉनमी काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हुई थी। तो इस कारण से हमारे लीडर्स ने सोचा कि यार कैपिटलिस्ट मॉडल में ये दिक्कत है, अगर पूरी तरह मार्केट पे छोड़ दोगे, पूरी तरह कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे छोड़ दोगे तो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो पहला रीज़न क्या, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूरोप। दूसरी चीज़, जापान और जर्मनी ने प्रॉपर गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने आप को खड़ा किया था अपने पैरों पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखोगे कि जापान और जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन वो बेहतर ढंग से खड़े हो गए अपने पैरों पे। क्यों, गवर्नमेंट ने खुद से इनिशिएटिव लिया इन सब देशों में एंड अपने आप को डेवलप कर लिया। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग 1947 या 50s में ऐसी जगहों पे खड़े थे जहाँ पर हम दुनिया के एग्जाम्पल्स को एनालाइज कर रहे थे कि कौन सी बेहतर चीज़ है, कौन सी खराब चीज़ है। तो बेहतर चीज़ को अडॉप्ट करते हुए चल रहे हैं, तो दुनिया की लर्निंग्स को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो क्या लर्निंग मिली कि भाई कैपिटलिस्ट मॉडल को अगर पूरी तरह अडॉप्ट करोगे तो फिर यूरोप जैसे हालात बन जाएंगे, ग्रेट डिप्रेशन जैसे हालात बन जाएंगे। फिर जर्मनी और जापान जैसे देशों का एग्जाम्पल था जिसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी रिकवरी करी। और तीसरा एग्जाम्पल था सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन अपने यहाँ पर प्लानिंग करके, अपने यहाँ पर सोशलिस्ट मॉडल अपनाकर, प्लानिंग कमीशन बनाकर, वहाँ पर गॉस प्लान था बट वहाँ पर एक प्लानिंग अथॉरिटी बनाकर अपनी इकॉनमी को काफ़ी अच्छे तरीके से रन कर रहा था। हालांकि बाद में फिर सोवियत यूनियन फेल होना शुरू हो जाता है 60s और 70s के बाद, बट मैं बात कर रहा हूँ 47-50 की। उस समय पे सोवियत यूनियन काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था। ये आपने इंडो बाइपोलैरिटी चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो ज़रूर जाके देख लो। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शुरुआती समय पे सोवियत यूनियन काफ़ी अच्छे तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था। सो इन कारणों के
कारण आप कह सकते हो, इन रीजंस के कारण इंडियन लीडर्स ने बोला कि भाई हमारे यहाँ पर भी एक प्लानिंग होना चाहिए, गवर्नमेंट को एक प्लान बनाना चाहिए और उस प्लान को अचीव करने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए, अर्थात गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लेकिन प्लानिंग कमीशन कोई रातों रात बनने वाली चीज़ नहीं थी। इसके ओरिजिन की मैं बात करूँ तो उससे पहले एक बॉम्बे प्लान आया था। बॉम्बे प्लान क्या था? दरअसल 1944 में एक बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो आप कह सकते हो उस समय के बहुत बड़े अमीर लोग, उन लोगों ने एक प्लान तैयार किया जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना। इसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को खुद इनिशिएटिव लेकर इंडस्ट्रीज सेटअप करने चाहिए, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने चाहिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास होती है वो कैपिटलिस्ट क्लास है और वो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात नहीं करेंगे। वो तो ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम हो। लेकिन इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस समय, वो खुद कह रहे थे कि नहीं, सरकार को खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसलिए ये चीज़ स्पेशल है। खुद कह रहे थे कि सरकार को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, बल्कि जनरल पर्सपेक्टिव यही कहता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग चाहेंगे कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम। एनीवे, हमारे देश में प्लानिंग कमीशन बना। प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 में। इसके जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं वो होते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हो गया कि कोई चेयरमैन अलग से अपॉइंट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन भी थे। और प्लानिंग कमीशन ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होने का कारण क्या हो गया, या इसका आप कैसे कह सकते हो जस्टिफिकेशन? बिकॉज प्लानिंग कमीशन का कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप किसको कहते हो? इसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र हो। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, जैसे मान लो कि आपका जुडिशरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या इवन के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए। ये सारे जो बॉडीज़ हैं इनका मेंशन आपको मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन प्लानिंग कमीशन का कहीं पर जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज़, ये स्टैट्यूटरी बॉडी में नहीं था। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब होने का ये मतलब होता है कि किसी कानून के द्वारा इसको बनाया नहीं गया था। ये सिंपल एक कह सकते हो आप कि एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया। सिंपल एक रिजोल्यूशन पास करवाया गया और प्लानिंग कमीशन बन गया। कब स्थापना हुई? 15 मार्च 1950। इसका काम क्या था? इसका काम था, ये एक एडवाइजरी बॉडी था, आप इसको कह सकते हो, सरकार को एडवाइस देना कि सरकार आप 5 सालों के लिए प्लान बनाए। और हमारे यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया? 5 ईयर प्लान, जो कि सोवियत यूनियन में चल रहा था, जो कि चाइना में चल रहा था। तो हमारे यहाँ पर भी 5-5 सालों के लिए प्लान बनाए जाते थे। और प्लान बनाने का काम कौन करता था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। 5 सालों के लिए प्लान बनाना मतलब एक तरह से टारगेट बनाना और इस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करना। और ये एक एडवाइजरी रोल में था और इसके जो रिकमेंडेशन होते थे, ये केवल रिकमेंडेशन देता था। ये प्लानिंग कमीशन प्लानिंग तैयार करता था और रिकमेंडेशन भेजता था, फिर यूनियन कैबिनेट जो होती थी वो उसको अप्रूव करती थी, तब ये लागू होता। तो प्लानिंग कमीशन के ये काम। बाद में प्लानिंग कमीशन को खत्म करके एक नई संस्था उसके जगह बना दी जाती, जिसका नाम होता है नीति आयोग, NITI। नीति दरअसल एक एक्रोनिम है, क्योंकि संस्कृत वर्ड योजना से निकल के आता है। संस्कृत वर्ड है नीति और उसका मतलब योजना होता है, बट नीति एक एक्रोनिम भी है। इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया जाता है। जैसे ही मोदी गवर्नमेंट पहली बार आती है 2014 में, उसी समय प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया जाता है उसी साल, और उसके बाद 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। और अगेन इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो अभी के समय पे आप कह सकते हो कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन है, और इसके वाइस चेयरपर्सन भी होते हैं और एक CEO भी होते हैं, और भी इनकी गवर्निंग काउंसिल है और इसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं। और इसको आप अपडेट कर सकते हो। जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उस समय आप देख लेना कि एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन कौन है और CEO कौन है। इसके एक गवर्निंग काउंसिल होते हैं जिसमें हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर इसके पार्ट होते हैं। साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर जहाँ पर ये विधानसभा है वहाँ के CM होते हैं, या फिर वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो इसके पार्ट होते हैं। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक संस्था है।
अब प्लानिंग कमीशन के द्वारा क्या किया जाता है तो उसके बारे में गौर कर लेते हैं। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाती थी और ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है। यूएसएसआर में 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार अडॉप्ट किया गया था। 5 ईयर प्लान के अंदर में प्लानिंग कमीशन क्या करती थी या गवर्नमेंट क्या करता था कि 5 साल के लिए टारगेट रखे जाते और उसमें आने वाले समय पे जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर होंगे इसके प्लान बनाए जाते और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नन प्लान बजट और प्लान बजट। नन प्लान बजट मतलब ऐसी प्लानिंग नहीं, वो रेगुलर खर्चे हैं, ठीक है। मतलब रेगुलर खर्चे, आप जेब खर्चे वाली चीज़ हो गई कि डेली का खर्चा हो रहा है, यहाँ से मुझे जैसे आप एक इंडिविजुअल का एग्जांपल लोगे, जैसे यहाँ से मुझे ऑटो करके स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या ये सारी चीज़ें करनी है, या ऑफिस जाना है, तो उसके लिए आपको प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्लान बनाने की ज़रूरत कैसे? घर लेना है मुझे, टीवी लेना है, एसी लेना है, फ्रिज लेना है, ये सारी चीज़ों के लिए प्लान बनाया जाता है, फिर उसके लिए फंड एलोकेशन होता है। तो नॉन प्लान बजट मतलब रेगुलर खर्चे की ईयरली बेसिस पर जो खर्चे होंगे, दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ नॉन प्लान बजट। और प्लान बजट मतलब जो प्लान आइटम्स है, जैसे सरकार ने डिसाइड किया कि अगले 5 साल के अंदर में हम इतने डैम बना देंगे, तो उसके लिए बजट एलोकेट किया जाता था, उसके लिए पैसे एलोकेट किए जाते थे, एंड सो ऑन एंड सो। तो नॉन प्लान बजट आप समझ गए, ईयरली रेगुलर एक्सपेंडिचर। और प्लान बजट मतलब एक प्लान आइटम के ऊपर किए गए खर्चे, जो कि 5 सालों के लिए होता था। 5 साल के लिए टारगेट सेट करना और उसको अचीव करना। अब भारत में अलग अलग समय पे अलग अलग 5 ईयर प्लान आए हैं। इसकी शुरुआत 1951 से होती है। पहला 5 ईयर प्लान 51 से 56 तक चलता है, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। तीसरे 5 ईयर प्लान के बाद तीसरा 5 ईयर प्लान फेल हो जाता है। कारण भी था, इंडिया में फेल्ड मानसून, 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई इसी 5 ईयर प्लान के बीच में, एक चाइना के साथ, एक पाकिस्तान के साथ। चाइना के साथ 62 में, 65 में पाकिस्तान के साथ। इस सब कारणों से भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो पूरी तरह प्रभावित हुई थी, और इस कारण से फिर 5 ईयर प्लान को एक तरह से कहा गया कि अभी स्टॉप करते हैं, अभी एनुअल प्लान बनाते हैं। तो 3 एनुअल प्लान आए थे, 66 से 67, 67 से 68 एंड 68 से 69। 3 एनुअल प्लान बनाए, प्लान हॉलीडेज को। उसके बाद अगेन 4th प्लान चालू हुआ, 74 तक चला। 5th प्लान, अब देखो यहाँ पर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। 5th प्लान जो था 74 से 79 तक था, लेकिन बीच में ही आपको पता होना चाहिए कि मोरारजी देसाई की सरकार आती, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन द सेंटर, और उन्होंने आकर 78 में इस प्लान को रोक दिया, 5th 5 ईयर प्लान को, और उसके बाद अपना नया प्लान लॉन्च किया, नया 5 ईयर प्लान। हालांकि उसमें अलग अलग टाइम पीरियड थे, उसमें जो कुछ प्लान चीज़ें थी वो ये था कि कुछ सालों के लिए होगा, 1 से 3 सालों के लिए, फिर कुछ प्लान था जो कि 3 से 5 सालों के लिए होगा, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने जब नया प्लान लॉन्च किया, फिर से कांग्रेस की सरकार आ जाती है 1980 में, इंदिरा गांधी वापस से जीत के आ जाती, तो उन्होंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया जो मोरारजी देसाई सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने लॉन्च किया था। फिर 80 के बाद नया 5 ईयर प्लान लॉन्च किया जाता है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। तो बीच में आप देख रहे होगे थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है 5 ईयर प्लान से, वो इसी कारण से। फिर 85 से 90 तक चलता है, और फिर 90 से फिर 92 तक दिक्कतें आई। क्या दिक्कतें आई थी? हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी तरह ख़राब हो गए थे। एक तो वहाँ पे गल्फ वॉर चल रहा था, इंडिया में जो फॉरेक्स क्राइसिस है वो चल रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा था, एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह लॉन्च किए गए थे 1991 में। ये सब आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ा होगा या जाना होगा। तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी, और ऐसे स्थिति में भारत नहीं था कि 5 ईयर प्लान लॉन्च कर सके। भारत के पास खुद के पास पैसे नहीं थे, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी तरह प्रभावित था। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी ख़राब था, क्योंकि उस समय सरकारें चेंज हो रही थी काफ़ी फ्रिक्वेंटली। जैसे वीपी सिंह की सरकार आई, फिर चंद्रशेखर की सरकार आई, वापस कांग्रेस सरकार आती है, तो काफ़ी ज़्यादा डवाडोल स्थिति। इस कारण से 5 ईयर प्लान उस समय लॉन्च नहीं किया गया। फिर उसके बाद 92 के बाद फिर रेगुलर रहा 97, फिर 2002 तक, फिर 2007, उसके बाद 2012, एंड जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 12th 5 ईयर प्लान था, जो कि 2012 से 2017 तक चला। उसके बाद 5 ईयर प्लान के कॉन्सेप्ट ही खत्म, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ही खत्म। 2014 में प्लानिंग कमीशन खत्म, और 2015 से फिर नीति आयोग, तो इसको चलने दिया गया, 17 तक ये चला। अब नीति आयोग आ गया, ये 5 ईयर प्लान नहीं बनाते, ये लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं, उसके ऊपर काम। तो ये पूरा 5 ईयर प्लान इस तरीके से चला था। अब हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान
51 से 56 तक चला था। इसका जो मेन फोकस था वो था एग्रेरियन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना ताकि हम लोगों का विकास हो सके। और उस समय में भारत में एग्रीकल्चर क्राइसिस भी चल रहा था, फूड ग्रेन क्राइसिस भी चल रहा था। बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहाँ पर फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी नहीं थी और हम लोग दुनिया के अलग अलग मुल्कों पर डिपेंडेंट थे फूड ग्रेन्स के लिए। तो इसलिए पहला 5 ईयर प्लान जो था उसका मेन फोकस आप कह सकते हो वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और इसमें ये चीज़ें थी कि भारत में जो सेविंग्स है उसके रेट को बढ़ावा देना और सेविंग बढ़ा के नेशनल इनकम को इंक्रीज करना। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो के.एन. राज, एक बहुत ही यंग इकोनॉमिस्ट, करीब वो 25 या 28 साल के ही होंगे उस समय में। बाद में जाके यही के.एन. राज है जिन्होंने फेमस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना भी करी। तो ये के.एन. राज यंग इकोनॉमिस्ट थे, वो इसके पार्ट थे, मतलब जो 5 ईयर प्लान बन रहा था। और उस पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि भारत को अभी शुरुआत में बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाए। बहुत तेज़ी से अगर हम लोग सभी जगहों पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की शुरुआत कर दें, हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे उड़ीसा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। उड़ीसा में मान लो कि वहाँ पे आयरन माइनिंग की इजाज़त दे दी गई, तो लोग खड़े हो गए ना उनके खिलाफ। तो ये चीज़, तो हम लोगों को धीरे धीरे डेवलपमेंट करना है। हम लोगों को पहले 2 डिकेड में थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो ये के.एन. राज का पर्सपेक्टिव था, काफ़ी ये चीज़ें हुई थी। एनीवे, तो एग्रेरियन डेवलपमेंट के लिए डैम्स पर काफ़ी ज़्यादा खर्चे किए गए, जैसे बड़े बड़े डैम। एक समय तक भाखरा नांगल बाग जो था वो देश का सबसे बड़ा डैम था, उसके बाद तो सरदार सरोवर डैम बन गया, बट क्या भाखरा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर है आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। एनीवे, भाखरा नांगल डैम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, ह्यूज एलोकेशन हुआ उस डैम को बनाने के लिए। लेकिन इसमें मेन ऑब्स्टेकल क्या था? ये था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। एग्रीरियन डेवलपमेंट करना है आपको, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना है, लेकिन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि हमारे देश में ज़मींदारी प्रथा चली आ रही थी अंग्रेजों के समय से। और ज़मींदारी प्रथा के कारण क्या था, ज़मींदारी सिस्टम के कारण क्या था कि बहुत सारा लैंड जो है ना वो ज़मींदारों के पास में था। एक व्यक्ति है, ज़मींदार है, उसके पास एकर्स ऑफ एकर्स लैंड है, और लोग क्या है, लोग केवल उसमें किराएदार हैं या बटाईदार हैं। खेत उनका खुद का नहीं है, खेत जमींदार का होता है। जमींदारी सिस्टम में यही चीज़ें होती थी ना कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक व्यक्ति को रिकॉग्नाइज कर देते थे, यू आर द ओनर ऑफ दैट लैंड, और इससे पैसे निकालो और हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके दो। तो जमींदारी सिस्टम के कारण यहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी सारी दिक्कतें थी, तो पहले उसको ठीक करना था। तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए, साथ ही साथ नेशनल इनकम को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए गए। लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब लोग खर्चा करने से ज़्यादा सेव करें, और जब सेव करेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट होगा, तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मेन मकसद। और ऐसा हुआ भी। पहले फेज में कंट्री की सेविंग काफ़ी ज़्यादा राइज करी, लेकिन थर्ड प्लान आते आते तक ये उतना ज़्यादा राइज नहीं कर पाया जितनी एक्सपेक्टेशन थी। और 1960s के बाद से लेकर 1970s तक भारत की जो सेविंग का रेट है वो बहुत तेजी से गिरा। मतलब शुरुआती समय में सेविंग्स अच्छा इंक्रीज किया, लेकिन 60s 70s में जाकर सेविंग बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप किया गया या ड्रॉप हो गया। तो ये पूरा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, मेजरली अचीव हो गया। मतलब आप कह सकते हो फर्स्ट 5 ईयर प्लान फेयरली सक्सेसफुल था, नॉट फुल्ली सक्सेसफुल बट या फेयरली सक्सेसफुल। इसके बाद दूसरे 5 ईयर प्लान की बारी आई 1956 से लेकर 61 तक। इसमें मेन फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। एक तरफ जहां फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्लो चलने की बात कर रहा था, सेकेंड 5 ईयर प्लान तेजी से आगे बढ़ने की बात कर रहा था। इसको ड्राफ्ट किया गया था बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन पीसी महालनोबिस के द्वारा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इन्होंने आगे चलकर आईएसआई की भी स्थापना करी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में। तो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर हम लोग स्टैटिस्टिक्स डे भी मनाते हैं भारत में हर वर्ष 29 जून को। एनीवे, तो जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिस तरह से कह रहा था कि पेशेंस के साथ चलो, धीरे चलो,
लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान कर रहा था क्विक स्ट्रक्चरल चेंजेस लाओ अपने देश में ताकि तेजी से विकास हो सके। और इसकी एक सबसे यूनिक फीचर की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या थी? कुछ ही समय पहले, मतलब जब ये प्लान फाइनलाइज हुआ था उससे कुछ ही समय पहले अवधि नदी अवधि में, जो कि मद्रास के पास में एक जगह है, वहां पर कांग्रेस का सेशन हुआ था। और कांग्रेस के उस सेशन में डिसाइड हुआ था कि हम लोग अब डेवलपमेंट कैसे करेंगे, हम लोग सोसाइटी को कैसा बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे सोशलिस्ट पैटर्न का। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जो बड़े लीडर्स थे उस समय वो सोशलिज्म के ज्यादा फेवर में थे। तो कांग्रेस ने अपने गोल में इसको सेट किया कि हम लोग सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाएंगे। और उसका प्रभाव इस प्लान में देखने को मिलता है। इस प्लान में क्या हुआ कि स्टेट का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन शुरू हो गया, और स्टेट ने, मतलब गवर्नमेंट ने खुद से बहुत सारे जगहों पर इनिशिएटिव लिया और डिवाइड कर दिए गए सेक्टर्स को, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में। ये सारे सेक्टर सरकार अपने पास रखेंगी, ये सारे सेक्टर इंडिविजुअल्स के पास रहेंगे, मतलब मार्केट के पास रहेगा, और ये सारे सेक्टर जिसमें दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ज्यादातर जो बड़े बड़े सेक्टर्स थे, ज्यादातर जो हेवी इंडस्ट्रीज थे, वो सरकार ने अपने पास रखा। मतलब वही सोशलिस्ट पैटर्न, सरकार का मेजर इनिशिएटिव, सरकार का मेजर इंटरवेंशन। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भले हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो कर रहे थे, लेकिन हमारा जो ज्यादातर टिल्ट था वो सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ था। और सरकार ने अपने हाथों में लिया। इलेक्ट्रिसिटी हो, रेलवेज हो, स्टील हो, मशीनरी, कम्युनिकेशन, ये सब पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथों में ले लिया। आप सोच सकते हो यही सब की इंडस्ट्रीज होते हैं। इन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर ही बाकी इंडस्ट्रीज डिपेंड करते हैं। सो इन इंडस्ट्रीज को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, और इसने इंडिया के डेवलपमेंट पर एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर ये बना। और इसके काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म भी हुए। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि नहीं, एग्रीकल्चर का विकास होना चाहिए, जैसे चौधरी चरण सिंह, किसानों के नेता उत्तर प्रदेश के, उनका ये कहना था कि नहीं, एग्रीकल्चर पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे होगा देश में तभी जाकर भारत में गरीबी दूर होगी, एंड सो ऑन। फिर जैसे कुमारप्पा जैसे लीडर्स थे, गांधीयन इकोनॉमिस्ट, उनका ये कहना था कि ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, लेकिन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, गाँव में इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। तो ये सारी चीज़ें चल रही। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ कई सारे प्रॉब्लम्स भी थे। भारत प्रयत्न कर रहा था कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन दिक्कत क्या, हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं। हम लोग टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड स्टेट, और हमारे पास टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज तो होना चाहिए ना, वो नहीं था। फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्राएं, स्पेशली जो डॉलर्स वगैरह है, वो होने चाहिए, वो हमारे पास नहीं थे। कहाँ से आएंगे उस समय? दूसरा प्रॉब्लम यही था कि इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ तो एग्रीकल्चर बेचारा पीछे छूट गया, और एग्रीकल्चर पीछे छूट जाएगा तो फूड क्राइसिस होगा। तो ये कुछ दिक्कतें थी। तो इंडियन जो प्लानिंग करने वाले लीडर्स थे, उनको ये काफ़ी डिफिकल्ट था कि एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को बैलेंस कैसे बनाए, दोनों के डेवलपमेंट को बैलेंस कैसे रखा जाए। और आगे आने प्लान में दोनों के बीच में बैलेंस रखने की कोशिश करी गई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर, सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री। लेकिन एक बैलेंस तो बनाओगे ना, तो इसलिए आगे के आने वाले जो प्लान्स थे उनमें एक बैलेंस, आगे आने वाले प्लान है उनमें बैलेंस बनाने की कोशिश करी, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दोनों की। थर्ड 5 ईयर प्लान सेकंड प्लान से ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं था। हाँ, थर्ड प्लान में ये थी कि एग्रीकल्चर के भी थोड़े पार्ट को उसमें इंक्लूड किया गया। लेकिन जो क्रिटिक्स है वो ये हमेशा ये कहते थे कि नहीं, आप इंडस्ट्री पे ज़्यादा जोर दे रहे हो, और इस कारण से अर्बन बायस्ड, केवल अर्बन डेवलपमेंट की बात करता है, केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात। गरीबों का क्या, किसानों का क्या, एग्रीकल्चर का क्या? दूसरे लोग ये कहते थे कि इंडस्ट्री को आपने फालतू में प्रायोरिटी दे दिया, जबकि देश में दिक्कत है एग्रीकल्चर की। देश में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए रैदर कि आप इंडस्ट्री की डेवलपमेंट को कर रहे हो। तो ये सारे डिबेट एंड डिस्कशन के साथ हमारा पूरा प्लानिंग का सिस्टम चलता है और आगे बढ़ता है, और आज हम लोग यहाँ पर। तो दैट्स इट इन दिस सेशन। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है, स्मॉलर
डाउट अगर आपके मन में जहन में निकल के आती है, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला, कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। यही इनिशिएटिव हमारे द्वारा है कि आप अपने सवालों को मत मारो, आपके अंदर में कोई भी डाउट है हम तक पहुँचाइए। वी आर देयर फॉर यू ऑलवेज। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।